देखिए, हम इतने पिछले कई 4 महीने में कई हमने नेशनल कोविड के ऊपर, कोरोना के ऊपर हमने मुस्तकिल लिखा भी है लोगों को लेटर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर सीएम तक हो, सबको लिखा भी है और बोला भी है हमने। लेकिन आज हम लोकल इश्यूज़ के ऊपर, लोकल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर जो बहुत बढ़े हुए हैं, बहुत सारी शिकायतें मुझे आई हैं, उसके ऊपर हम कहीं ना कहीं आज तवज्जो करना चाहते हैं। क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल इशू जो है वो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के अगर लोकल हेल्थ इश्यूज़ हैं और कहीं लोगों के साथ गलत हो रहा है तो डेफिनेटली हम उसको भी एड्रेस करना चाहेंगे और लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाए। तो क्या इशू आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हमें बहुत सारे लोगों का कोरोना के सिलसिले में जो इलाज यहाँ पे चल रहा था और जो कोरोना का इशू है उसके बारे में मुझे कई ख़बरें, ख़ास तौर से कालसेकर के बारे में तो बहुत ज़्यादा आई है कि ज़्यादा बिलिंग के बारे में। और जब हमने पूछा भी कालसेकर के आफरीन सौदागर से कि ये क्या इशू है, तो उन्होंने कहा, हमने कहा कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन मांगे, तो उन्होंने कहा कि आप लिख के भेज दीजिए। हमने उनको लिख करके 1 हफ़्ते तो हो गए भेजे हुए कि हमें इस फॉर्मेट भी दिया कि इसी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। कल भी गए थे हमारे लोग उनसे पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जवाब दे दिया है। तो झूठ बोला था उनके स्टाफ ने कि हमने दे दिया है। तो मैंने जब चेक किया उसको दोबारा, तो देखा कि कोई जवाब उधर से नहीं आया है वो। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने मांगा है उसको देने में उनको कम व बेश भी 15 दिन से कम नहीं लगेंगे। देखिए, उसमें एक वो हमने एक लेटर उनको लिखा है कि हमें कई लोगों, देखिए एक शख्स रिजवी कॉलेज में वो पढ़ा नहीं रहा था, वहाँ का स्टाफ था। तो रिजवी की तरफ से हमें, उनके आदमी की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से भी हमें एक जस्ट फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा मसला है, हमारा एक स्टाफ मुंब्रा के कालसेकर में एडमिट है और उसका नाम तबरेज़ था। हमने लिख करके आफरीन सौदागर को भेजा फ़ौरन कि आप मुझे बताइए कि ये आदमी आईसीयू में 6 नंबर बेड के ऊपर एडमिट है तबरेज़ पिछले 20 दिनों से। आज कोरोना 14 दिन 15 दिन, क्या क्या हो रहा है, और उम्र कुछ ज़्यादा नहीं, 40-45 साल की उम्र है। तो क्या इन्फॉर्मेशन है, वो उसको टाल गई। जवाब उसका कुछ नहीं दिया। और कल होके उसका डेथ, जैसी जब मैं पूछता हूँ, कल होके उसको डेथ कह दिया जाता है कि डेथ हो गया साहब। ठीक है, फिर हमने लिख करके भेजा कि आप तो जवाब बहुत कम देते हो, बहुत, ये लिखा हुआ मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, बहुत कम देते हो। और जिस तबरेज़ के बारे में मैंने पूछा था वो तो उसका इंतकाल भी हो गया है। ठीक है, और लेकिन आपका बिलिंग का क्या है? तो एक आदमी की तमीज़ होती है, हाँ तमीज़ होती है कि हाँ, हालांकि CEO है ना, ये अभी एक मामूली CEO के पोस्ट पे है। मैं NRHM का स्टेट हेड, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का स्टेट हेड रह चुका। मुझे मालूम है कि उनके एक डेस्क एक छोटे से हॉस्पिटल में बैठी हुई हैं। मुझे मालूम है कि एक क्लिक पर उनको दिख जाता सामने में कि ये तबरेज़ कहाँ पे है, क्या पोजीशन है और क्या इसकी बिलिंग है। वो दे सकती थी, नहीं दिया, कुछ नहीं बताया। कहा कि बिलिंग के लिए बिलिंग डेस्क पे कॉन्टैक्ट कीजिए और उसके लिए डॉक्टर से कीजिए। तो उसको ये भेजना चाहिए था कि साहब ये बिलिंग डेस्क का ये नंबर है, ठीक है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर एक सब सारे पेशेंट के लिए एक ही डॉक्टर, अगर उनके पास खालिद ही अंसारी है तो खालिद अंसारी का भी नंबर देना चाहिए था। लेकिन अगर आपके पास 3-4 डॉक्टर है तो इसका मतलब है 3-4 के अंडर में अलग अलग पेशेंट होंगे। ठीक है, सबके अलग अलग अंडर में काम हो रहे होंगे, तो आप वैसे भेजे हुए होते। लेकिन बहरहाल इनके ही कहने पर मैंने पूरा लेटर लिख करके भेज दिया और फिर इन्फॉर्मेशन मांगा, जो अभी 6-7 दिन तो हो गए हैं। 16 तारीख को भेजा है, आज कितने 23 तारीख हो गए हैं, अभी तक कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि ऑफिशियल उन पर कार्रवाई किस तरीके से होनी है। वो जितना वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे, एग्रेसिवनेस हमारी बढ़ती चली जाएगी। और उनके कहीं ना कहीं मैं कांटेक्ट में उनके ट्रस्टी से भी हूँ, किसी न किसी ट्रस्टी से भी मैं बात कर रहा हूँ। और लेकिन अगर ये चीज़ें सही से नहीं आती हैं, लोगों की परेशानियाँ, लूट मार की इजाज़त नहीं है। देखिए, एक तो मैं सारे लोग, आप लोगों के ज़रिए से सारे डॉक्टर्स से, जो डॉक्टर जो BUMS हैं, BHMS हैं और BAMS हैं, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लोग तो खुद ही कम फीस लेते हैं और अपनी जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं वो देते हैं। लेकिन आम तौर से वो MBBS डॉक्टर्स जो मुंब्रा में रहते हैं या आते हैं, जिनका भी फीस
जिनकी भी फीस हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये या उससे ज़्यादा है, वो उन लोगों से मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वो सारे के सारे अपने यहाँ के लोगों के हालात को देखते हुए फ़ौरन अपनी फ़ीस को कुछ कम करें। किसी का 350 है और फिर फॉलोअप का मान लीजिए 300 है, 500 रुपया फ़ीस है और फॉलोअप का 300 है, तो 500 रुपये को आप 350 कर लीजिए साहब, क्योंकि आपका कोई बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है, सिवाय इसके कि जहाँ बैठ रहे हैं जिस हॉस्पिटल में उसका कुछ थोड़ा कॉस्ट उनको भी आपको पे करना पड़ सकता है या पड़ता होगा, ठीक है। और आपका फॉलोअप का भी एक दो सौ कम अगर कर देंगे तो लोगों के ऊपर आसानी हो जाएगी। ये सारे इस हालांकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो ऐसे भी समझदार, दीनदार और नेक हैं, और मुझे उम्मीद है कि शायद इस बात को वो पहले से अडॉप्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि शायद मेरे दरख्वास्त के ऊपर लोगों को के परेशानियों को समझते हुए, देखिए इंसान वही है जो लोगों के परेशानियों को समझते हुए अपने मामले को थोड़ा दबा दे, अपने चीज़ों को हम सह लें, बर्दाश्त कर लें, लेकिन लोगों के परेशानियों को समझें। और लोगों को नहीं, परेशानी को नहीं समझने के ऊपर कितनी वईदें हैं। जैसे एक डॉक्टर ने अगर ये सोचा या एक हॉस्पिटल ने ये सोचा कि अल्लाह का शुक्र है बीमारी आ गई है, अब जो है हमारी कमाई खूब होगी, वो बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा गुनहगार है, जालिम है, जल्लाद है वो शख्स जो ऐसा। क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस हम पढ़ेंगे, और कुरान का एक सूरा है बाज़ाब्ता जिसका नाम है अल-क़लम, तबारकल्लज़ी 29वें पारा में तबारकल्लज़ी के बाद है, उसमें अल्लाह ताला बड़े सफाई से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि एक शख्स था जिसने, उसका बाग था, बहुत बड़ा बाग था, और वो जब भी बाग का फल तोड़ता था तो उसमें से सिर्फ 1 साल की कमाई की इजाज़त, और इस्लाम ने उसी की बुनियाद पर रखा है कि कोई भी इंसान अपने ज़रूरत का सिर्फ 1 ही साल का जमा कर सकता है, बाकी लोगों को तो उसको बांट देना है। इस्लाम में किसी को पैसा जमा करने का इख्तियार नहीं है, 1 साल से ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तो अज़वाज मुतहहरात में क्या था, वो तो सिर्फ 1 दिन का भी नहीं करते थे, जो आया सब सदका खैरात कर दो, दूसरों को दे दो, रखने का नहीं है। आज का मालिक अल्लाह है तो कल का मालिक भी अल्लाह है। तो वो क्या करते थे कि 1 साल का रख लेते थे फल अपने पास, और बाकी सब गरीबों के अंदर बांट दिया करते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उनके इंतकाल होते ही, अल्लाह ने कुरान में अल-क़लम, सूरह अल-क़लम में तबारकल्लज़ी के बाद वाला जो सूरह है उसमें बयान किया कि उनके जब बच्चे हुए तो बच्चे ने सोचा अब्बा का काम अब नहीं, हम नहीं करेंगे, अब्बा जो करते थे ना फैयाज़ी और बांटने वाला, वो काम अब हमसे नहीं होगा साहब, हम नहीं करेंगे। 5 उनके बेटे थे, 5 ने सोचा कि चल के रात ही रात तोड़ लेंगे, कोई गरीब मिस्किन को पता न चले, खामोशी से चल करके। और वो गए, रास्ते पर चलते रहे, और उनको आखिर में रास्ता नज़र, वो बाग तक नहीं पहुँचे। उन्होंने कहा आपस में कि हम कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए हैं, ये सब कुरान की बात कर रहे हैं, हम हदीस की बात नहीं कर रहे हैं, भटक तो नहीं गए हैं। तो पता चला कि क्या मैं तो सही रास्ते पे हूँ, नहीं भटके तो नहीं है। तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनके बाग को एक जहन्नम के आग से खाक कर दिया था, पूरा राख पूरा बाग हो गया था, सिर्फ एक बदनीयती की वजह से, एक नीयत की ख़राबी की वजह से। उसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि कोई शख्स किसी माल को रोक के रखता है, कोई दुकानदार, कोई ताजिर रोक के रखता है इस उम्मीद में कि जब महंगा होगा तो हम इसे बेचेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गोया लोगों की परेशानी उसकी खुशी का सबब है, लोगों की परेशानी उसकी खुशी का सबब है, और उसके ऊपर लानत फरमाई गई है, उसके ऊपर गुनाह लाजिम किया गया। उसी तरीके से है कि जब कोई चीज़, यहाँ पर सब परेशान है हाल, भाई हॉस्पिटल में कौन जाता है, कोई खुशी से जाता है, बहुत तकलीफ़ में जाता है इंसान, किस किस हालत में जाता है। और अगर उनको खुशी हो रही है, चलो माशाअल्लाह आ रहे हैं, अरे भाई तुम इलाज करो, और उस पर से अगर लूट हो रहा है तो इसको यानी कि कौन सा जालिम बोलेंगे या जल्लाद बोलेंगे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जिन लोगों ने अगर ऐसा किया है उसकी मालूमात, हम किसी पर इल्ज़ाम अभी नहीं लगाना चाहते हैं कि वाकई हुआ है या नहीं हुआ, लोगों ने सिर्फ हमें कहा है, खबर मिली है, लेकिन उसकी इंक्वायरी तो ज़रूरी है, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट भी करे तो भी हम चाहेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ NGOs और दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हों। इसलिए इन्वॉल्व हों कि बहुत ज़्यादा भरोसा हम गवर्नमेंट पर भी
हम नहीं कभी कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारा मामलात होता है, आपको मालूम है कि सब आपस में सब ले दे के ख़त्म हो जाती है बात। इसलिए उसमें दूसरे इंक्वायरी जब ऑडिटिंग हो तो उसमें भी लोग हों, पता चले कि वाकई कितने ये सब चीज़ें हुई हैं, और लोग अपने गहने और घर और दूसरों से कर्ज ले करके जा रहे हैं और वहाँ एडमिट होकर के काफ़ी चीज़ें हुई हैं। इसलिए इसको हमें उन पर इल्ज़ाम लगाने से पहले हमें जानना वाकई ज़रूरी है कि वाकई में ये सब चीज़ें हुई हैं कि ना। इसलिए हमने बड़ी तफसील शॉर्ट में 8 इंडिकेटर्स उनसे मांगे हैं। वो अगर 8 इंडिकेटर्स कर लेंगे तो शायद हम, और 1000 लोगों का, उनके यहाँ अब तक 1000 लोग एडमिट हो चुके हैं, 1000 लोगों का हमें वो इन्फॉर्मेशन दें, हम उसको एनालिसिस करेंगे, उस सारे एंगल से देखेंगे, उसके बाद फर्दर जो ज़रूरत होगी वो भी हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ है कोरोना के बारे में कुछ पूछना चाह रही हैं। सेक्टर में जो है लूटमार वगैरह जो हो रही है, मगर अदर जो अभी आपने देखी कि एक लेडी जो प्रेग्नेंट लेडी की भी डेथ हो गई थी, उसमें उन्होंने दूसरे अदर हॉस्पिटल्स का भी नाम लिया था, क्योंकि वहाँ पर हम गए थे, प्राइम है, जैसे बिलाल है, फिर यूनिवर्सल वगैरह है, तो ये हॉस्पिटल्स ही क्यों, सारे हॉस्पिटल्स की आपने क्यों नहीं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं कि जो भी कोविड वाले डिक्लेयर किए गए हैं गवर्नमेंट का, उनसे पहले, क्योंकि आजकल ऐसी हालत हो गई है कि लोग डर कर करके भी नहीं जा रहे हैं, और हम आज यहाँ बैठे हैं सिर्फ उनकी बात करने के लिए नहीं, कालसेकर की, हमें दूसरे इशू पर, क्योंकि हमने शुरू में, अप्रैल के शुरू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुतनब्बे किया था कि साहब जितना आपके कोरोना से नहीं मरेंगे उससे कई गुना ज़्यादा नॉन कोरोना से लोग मरेंगे। हमने इतने दिनों में किया, बहुत सारे काम किए हैं, अब हम गिनाने जाएंगे तो लंबी फहरिस्त है, हम उस पर जाएंगे नहीं। हमने कब्रिस्तान से डाटा 2 जुलाई तक का निकाला है, कब्रिस्तान से, सारे कब्रिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, खोजा, शिया, सुन्नी, पूरा मुमरा का 2018 का भी निकाला, मुमरा कौसा का 2018, 2019, 2020। अब ये निकालने के बाद हम इस नतीजे पे एज ए स्टैटिशियन, एज ए प्लानिंग पर्सन, मुझे मालूम है कि क्या उसमें करना चाहिए था। हमने निकालने के बाद देखा कि ठीक है, 2018 का एवरेज मुमरा का मंथली कितना जा रहा है, ठीक है, तो वो तकरीबन 135-140 मंथली इनका जा रहा था, कि एक मंथ में 135 से 140 लोग यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं मंथली एवरेज। 2018 की बात कर रहे हैं। 2019 की बात करेंगे, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर मौतें भी बढ़ेंगी, वो ऑब्वियस है। तो अब वो बढ़ करके 148 हो गया है। सारे कब्रिस्तान का एवरेज, सारे कब्रिस्तान, यानी कि कब्रिस्तान ही सिर्फ नहीं है, शमशान पूरे मुमरा के अंदर जब हम डेथ काउंट करते हैं तो हम किसी एक का नहीं लेते हैं, और हमें मालूम है कि बहुत सारी डेथ जो यहाँ मुमरा में भी होती है वो भी कुछ ऐसी डेथ्स हैं जो कहीं और दूसरे जगह जाकर के दफन होती हैं, कुछ ही है, लेकिन ज़्यादातर बाहर वाले भी तो यहाँ, हाँ यहाँ हुए हैं। 11 कोविड के यहाँ भी आए हैं, हमारे MM वैली में भी आए हैं, उसके भी तस्करा करेंगे। तो ये था अभी तक का जो हमारा 2019 का एवरेज जो जा रहा है फरवरी तक का, फरवरी 2020, 2019 पूरा, 2020 फरवरी तक, यानी मार्च में डिक्लेयर हुआ, मार्च का भी ले लें तो हमारा एवरेज मुमरा का 148 है नॉन कोविड, क्योंकि उससे पहले कोविड यहाँ डिक्लेयर ही नहीं किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोविड और कितना बढ़ा। 148 एवरेज था, एवरेज सारा मिला करके, सारे का डिवाइड करके, मंथ का जोड़ करके, ऐड करके, डिवाइड करके। अब ये हुआ कि देखिए मार्च 22 को तो डिक्लेयर किया है, तो अप्रैल में बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ है। अप्रैल में डेथ जो है हमारा 100, यानी कि 148 तो नॉर्मल डेथ था, उससे बढ़ करके 201 हो गया टोटल। इसका मतलब ये है कि 33% इंक्रीज़ हो गया, 33% नॉर्मल डेथ्स। अभी हम कोविड के ऊपर आएंगे नहीं, नॉर्मल डेथ्स टोटल हमारा 33% इंक्रीज़ हो गया। ये वबा के दौरान में जी, वबा अभी तो मार्च में आप लॉकडाउन किया, अप्रैल में हमारा जो है तकरीबन 60 जो है एक्स्ट्रा बढ़ गए, एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं अप्रैल में। अब आइए हम मई में आते हैं, तो मई में जब हम देख रहे हैं तो तकरीबन 365 नॉन कोविड हो गए। तो 148 को 150 राउंड फिगर पकड़ लीजिए आप, वो नॉर्मल है, यानी कि मरते ही थे नॉर्मल हालत में। तो 150 को हटा देंगे 360 में से, तो बचे कितने, 210, तो डबल से ज़्यादा हो गए हमारे,
तकरीबन ये 140% हो गए, 140% इंक्रीज हुआ, जी 210 डेथ्स हमारे हो रहे हैं। जी और बाद में कितना हो रहा है, फिर हम आते हैं अब जून में, अप्रैल हो गया, मई हो गया, और जून की बात करें तो जून में जाते जाते वो 411 हो गए, अच्छा 360 411 जून में आते आते। तो 411 में से हम 150 माइनस कर दीजिए। अब इतने जो डेथ्स हुए हैं इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार कौन है? ये नॉन कोविड की बात कर रहे हैं। अच्छा, कोविड की जब हम बात करेंगे तो जब तक हमारे पास का डाटा है 2 जुलाई तक का, तो टोटल कोविड जितने भी हैं यहाँ पे वो तकरीबन 187 है। 187 87 कौन से मामले अब तक? टोटल 2 जुलाई तक का 2 जुलाई जो कब्रिस्तानों में इधर उधर, क्योंकि देखिए कोविड के ज़्यादातर केसेस MM वैली में ही दफन हुए हैं। हाँ 4 केसेस वहाँ पर हैं, क्या कहते हैं, अमृतनगर कब्रिस्तान में है, ठीक है, जो उनके अपने ट्रस्टी के हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे यहाँ भी, लेकिन अपने MM वैली में भी 11 केसेस ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। और कोविड के कुछ केसेस जो हैं जो खाली वहाँ चले गए हैं, जो गैर मुस्लिमों के हैं, जो मुंबरा के हमारे गैर मुस्लिम भाई जो ख़त्म हुए थे उनके जलाए गए हैं, उसका डाटा इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि क्योंकि कब्रिस्तान यहाँ ला के जला ही नहीं गए हैं, उनको उधर ही से उधर ही मशीन में रख करके डाल दिया गया है, इसलिए वो डाटा हमारे पास नहीं है। अगर वो डाटा गवर्नमेंट जोड़ देती है, ऐड कर देती है 187 में, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ तो हर महीने हमारा तकरीबन 200 लोग एक्स्ट्रा, यानी कि अभी तक तकरीबन, जी मैं वहाँ ये कह रहा हूँ कि इतने लोग जो अब तक मरे हैं, मोर देन 400 लोग एडिशनल का मतलब ये है कि जो जनरल डेथ्स हो रहे थे उसके अलावा मरे हैं। यानी 150 का जो रेशियो है यहाँ पर, 148 का जो रेशियो एवरेज जा रहा था, उससे अलावा जो है 400 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? इसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट इंक्वायरी बिठाए, और कोरोना से कितने मर रहे थे और दूसरी चीज़ों से कितने मरे। देखिए इस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जिस डिजीज़ से मरते हैं वो हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक है, जिससे 26.6% लोग मर जाते हैं। यानी कि रोज़ाना 7,000 7,500 रख लीजिए लोग हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक से दुनिया से चले जाते हैं। उसके बाद COPD का नंबर आता है, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें लंग्स वगैरह का जितना भी सांस नहीं लेने का मसला है वो सब उसमें 13% लोग उससे मर जाते हैं, ठीक है। अब इन लोगों को जो ऐसा डराया गया मीडिया के जरिए, देखिए इसमें कौन कौन जिम्मेदार है, किसके ऊपर केस बनना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या, हमने उनसे ये भी पूछा था अप्रैल के महीने में कि आपके सलाहकार लोग कौन हैं, जो से सलाहकार, देखिए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर का ये काम नहीं है, ये बात समझ लीजिए, आप लोग सब जहन से निकाल लीजिए। ये प्लानिंग का काम, हेल्थ प्लानिंग का, मैंने PhD की हेल्थ प्लानिंग में, मैं जानता हूँ कि ये प्रैक्टिसिंग डॉक्टर का काम नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ा। आपको तो उनको तो ट्रीटमेंट करना है बस, अगर है तो वो जो है बायोकेमिस्ट वाले, ठीक है, ये सब दे देंगे आपको, क्या है ये, कैसे फैलता है, ये दवाइयाँ हैं, आपको ये ट्रीटमेंट करना है, इतना है। आप एपिडेमियोलॉजिस्ट, हेल्थ प्लानिंग वाले बैठ के डिसाइड करते हैं कि क्या लगता नहीं लगता, क्या कोरोना के लिए इतना लॉकडाउन करना चाहिए था और किस किस्म से करना चाहिए था। आपके सलाहकार लोग कौन हैं? अब मालूम हुआ उनके सलाहकार लोग कौन है, वही सेक्रेटरी जो बैठे हैं IAS, है ना, चाहे किसी फील्ड से आए हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड से आए हो, चाहे किसी और फील्ड से। अभी आपको बड़े मुश्किल से यहाँ पर 4 प्रैक्टिसिंग डॉक्टर जो कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा संजीव जायसवाल थे, उसके बाद ये सिंघल आए, सिंघल को हटा दिया गया। भाई क्या भाई, तो मुंबरा में बहुत है ना, बहुत है। बढ़ाना और घटाना ये गवर्नमेंट के हाथ में, मैं आज बता दूं आपको, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप जितना टेस्ट बढ़ा देंगे, और उस टेस्ट किट के बारे में आपने पहले पूरा वेरीफाई किया क्या, कि वो टेस्ट किट को अगर हम 2 साल पहले भी, अगर जिसको निमोनिया हुआ है, सर्दी खांसी हुई है, अगर उसको भी करते तो शायद उसको भी उस वक्त में भी कोविड आ जाता, ठीक है। एक बहुत बड़ा इशू है कि वो टेस्ट किट, हम आपको इंटरनेशनल मीडिया की बात बताते हैं कि पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली है, पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के दौरे पर जा रही है, उनका टेस्ट होता है, ये सब टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सब रिकॉर्डेड है, उनका टेस्ट होता है, 6 प्लेयर जो है कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर अलग टेस्टिंग किट से 2 दिन के बाद यूज़ किया था, सबको नेगेटिव बताता है,
क्या कहेंगे इसको? पाकिस्तान टीम रेडी है, जा रही है, अब उनको क्वारंटाइन करना है, क्या डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है, दूसरी बार में हो जा रहा है। अब हम इस टेस्टिंग किट पर कितना रिलाई किया, कितने जगह आपने जांच की, क्या जांच किया, क्या आप देखना यहाँ चाहते थे, और उस पर ही एक सवाल है। आज आप देहातों में उसको फैला दीजिए। देखिए, यानी आप कह सकते हैं कि ट्रम्प के साथ लोग आए और 2-4 आपको 500,000 आपके फॉरेनर्स आके फैला दिए। तो जब इतना फास्ट वो फैल रहा था, तो इतने करोड़ों लोग जब यात्री जो गए हैं, लेबरर्स भागे हैं, तो वो क्या गांव तक नहीं फैलाए होंगे? और किस तरीके से फैलना चाहिए था? इसका रेट बढ़ने का बहुत कम था, बहुत कम था और नेग्लिजिबल था। आप इसको ज़बरदस्ती, हॉस्पिटल वालों की चांदी हो गई है ना, बस आते गए भाई, मुर्गा आ गया है, उन्हें इंसानियत का मुजाहरा नहीं किया, मुर्गा फंस गया है, अब आओ किसी तरीके से इसको जल्दी जल्दी। आज भी वो इस चीज़ के लिए नहीं है कि ठीक है लोग मर रहे हैं, हाँ, लेकिन जब कोरोना हुआ है तो उसके अदर डिजीज़ एलिमेंट भी होंगे, हो सकता है वो उसको डायबिटीज़ हो, हार्ट हो, दूसरे भी एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन क्या उसका ICMR का एक जो लास्ट हमने GR देखा है वो 19 मई का है। उन्होंने ये लिखा है, उनको इंस्ट्रक्शन पूरे हिंदुस्तान के लिए दिया था 19 मई को, कि साहब जितने भी कोरोना पॉजिटिव मर रहे हैं, जिनको हुआ है और मर गए हैं, तो उनको कोरोना पॉजिटिव ही आप कोरोना डिक्लेयर कर दीजिए, चाहे उनको कोरोना का वो सिम्टम उनके ऊपर जाहिर हुआ हो या नहीं हुआ हो। अब इससे क्या होगा, डाटा देखिए, उन्होंने एक GR, अब वो डाटा बहुत ही गड़बड़ सिचुएशन में जाने वाली है। वो डाटा क्या होगा कि एक आदमी, हमें कोरोना हुआ, सपोज कीजिए ना, हमें खांसी आई और ना हमें कोई बुखार आया, लेकिन हम मरे किससे? अपने डायबिटीज़ की वजह से, अपने दूसरे एलिमेंट की वजह से, हार्ट अटैक से, क्योंकि रोज़ाना 7,500 लोग तो हिंदुस्तान में ऐसे ही मरते हैं। 26.6% जब सिर्फ आपके हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक से मर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि साहब जो है कोरोना से, हाँ, कोरोना के सिम्टम उसके ऊपर पूरे जाहिर हो गए और उसके बाद आप कोरोना में उसको आप ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ तक तो सही है। लेकिन कोरोना के सिम्टम उसके ऊपर आए नहीं, वो दूसरे एलिमेंट से मर गया, तो उसको करना मतलब आप नंबर्स बढ़ा रहे हैं, नंबर्स बढ़ा रहे हैं। तो अगर वो कहेंगे कि साहब हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग चेकअप नहीं कराने गए हों, आप कह रहे हैं कि हम मुंब्रा में 450 लोग एक्स्ट्रा मरे हैं, एडिशनल मरे हैं, हो सकता है वो चेकअप नहीं कराने गए हों, ऐसे ही मर गए हों, उनको कोरोना हुआ होगा, ठीक है, तो उनको कोरोना हुआ होता तो वो कहीं ना कहीं गए होते, चाहे गवर्नमेंट ही में सही है, गए होते। लेकिन कोरोना के जो नाम पे हुआ है उसमें बहुत सारे नॉन कोरोना वाले भी ऐड हैं, ये तो पक्का है। दूसरा ये भी हुआ है जो हमने मालूम किया है, तो कुछ लोगों ने कहा कि उनका तो नेगेटिव था, लेकिन बिल के नाम पे बोला कि भाई बिल थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास किसी की पेइंग कैपेसिटी नहीं रही है ना, वो कह रहा है माफ़ करने के लिए। तो हॉस्पिटल ने कहा कि ऐसा करो कि तो फिर हम कोरोना पॉजिटिव इसको कर देते हैं। क्यों कि कोरोना पॉजिटिव करते ही उनको एक फ़ंड है, जो वो फंड उधर से ट्रांसफ़र हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो उनका माइनस हो जाएगा। तो एक जो हमारा पेशेंट है, तो जाहिर सी बात उसके पास पैसे भी नहीं है, तो अब तो मर ही गया है, अब वो कोरोना पॉजिटिव करो कि निगेटिव करो, हमारा पैसा कम होना चाहिए। तो इस तरीके से भी नंबर्स हमारे कहीं ना कहीं हमारे ये हुए। लेकिन ये सारी इंक्वायरी और जांच की भी पूरी की पूरी एक ये है कि इसके ऊपर जांच कमेटी बैठे और ये देखे कि साहब इतने लोग जो मारे गए हैं, तो जो अगर डीपॉपुलाइजेशन की बात चल रही थी पूरे वर्ल्ड में, तो डीपॉपुलाइजेशन तो ये हो ही रहा है। जितने कोरोना से आपके नहीं मर रहे हैं, उससे कई गुना सिर्फ मुंब्रा में आपके जिस डेट तक का मेरे पास डाटा है वो 187 का है, 187 कोरोना से हैं। तो 450 तो खाली नॉन कोरोना नॉर्मल को छोड़ करके, नॉर्मल 150 को माइनस कर करके अगर हम नॉर्मल को भी ले लें, तब तो वो हमारे 150 और 150 अप्रैल मई और जून, वो 450 अलग हो गए। तो 450 और 450 450 900 हो गए, वो तो ऐसे ही मर गए हमारे। तो इसका जिम्मेदार कौन है और किसको कल्प्रिट रखा जाए कोर्ट में, और उसका कंपनसेशन कौन भरेगा? अब कंपनसेशन तो बनता है ना भाई। जो लोग नॉर्मल डेथ से भी अब ख़त्म हो गए हैं, आपके कोरोना चिल्ला करके मीडिया से हवा बना दिया, हवा से और नॉन कोविड वाले सब मर गए, ठीक है, उनको जाने का आपने सब हॉस्पिटल को कोविड कह दिया, कुछ को आपने लॉक करवा दिया, ठीक है, ये अब चलेगा नहीं, तो वो इलाज के लिए जाएंगे कहाँ, ठीक है, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ कह रहे हैं कि साहब हम आपको एडमिट नहीं लेंगे, पहले कोरोना टेस्ट कराओ, ठीक है। आदमी एकदम से हैवोक क्रिएट, एक पैनिक क्रिएट किया गया, जिसके वजह से इतनी सारी डेथ्स हुई है। इसके लिए टॉप टू बॉटम
देखिए वो कौन कौन डराया है सिस्टम में, पॉलिटिकल आदमी भी कौन डराया है, ठीक है, मीडिया कौन डराया, क्या किया, किसके किसके ऊपर केस, सरकार तक, इसमें सारे लोगों के ऊपर एक जो है पिटीशन दाखिल होना चाहिए। अब वक्त आ गया है, क्योंकि अब हमारे पास ऑथेंटिक डाटा मेरे हाथ में है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो आप अदालत में जाने वाले हैं इस मामले में? हम जाएं या नहीं, हम अवेयर कर करके हम लोगों को रागिब करेंगे कि इसके लिए अदालत में जाने की जरूरत है, नहीं तो ये और लंबा खींचेंगे। हो सकता है, अभी तो जुलाई चल रहा है, ऐसी करते करते अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो हमारे डेथ रेट तो और बढ़ते चले जा रहे हैं, मोर्टेलिटी तो हमारी बहुत यानी आप इंक्रीज, ये जो हवा खड़ा किया गया है, इस हवा को खत्म करने के लिए, खत्म करने के लिए, हाँ, कि नॉन कोविड डेथ्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। और अगर ये एलोपैथिक को हम यानी कि खुदा ना समझें कभी भी, कोई भी, है ना, ये एलोपैथिक है, बहुत सारी ऐसी पैथी है जिसके जरिए इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, पॉसिबल हो, और बहुत से लोग उस दूसरे पैथी को भी लेकर के सेहतयाब हो रहे हैं, तो उसको भी अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने, हमारे कमिश्नर साहब का एक बात हम कर रहे थे, 4 कमिश्नर को भेजा गया है कि जो मेडिकल फील्ड के हैं, 4 कमिश्नर को ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें से हमारे एक विपिन शर्मा भी हैं, भिवंडी और दूसरे जगहों पर भी, और पिंपरी चिंचवाड़, ये सब कमिश्नर को, तो विपिन शर्मा को जो यहाँ भेजा गया है वो भी एक मेडिकोज हैं, हाँ, मेडिकल फील्ड के हैं। हमें उनसे बड़ी अजीब बात लगी कि इन्होंने शायद पार्क एंड पार्क की मेडिकल जब MBBS किया होगा तो इन्होंने एक किताब पढ़ी होगी जिसका नाम है PSM, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, और जो पार्क एंड पार्क की पढ़ाई जाती है, पार्क एंड पार्क की बेहतरीन बुक है, वो पढ़ी होगी, 100% पढ़ी होगी, मुझे पता है। अगर उन्होंने पढ़ी नहीं है तो दोबारा पढ़ी तो 100% है, भूल जाते हैं, अब कमिश्नर हो गए, ये है, सब भूल गए, उसको ज़रा खोल के देखें कि इस किस्म के पैंडेमिक में कि क्या हमको करना चाहिए था। आप एक तरफ का खोलेंगे, एक तरफ को बंद करेंगे, ठीक है, बार्बर के शॉप को बंद करेंगे, दूसरे तरीके का लॉकडाउन, कुछ का कोई ये नहीं है, वो कितना इफेक्टिव होगा, वो कितना इफेक्टिव है और कितना इफेक्टिव नहीं है। और हमने टेक्निकल इनसे 2 सेंटेंस सिर्फ इनको मैंने लिखा था, इनको हमने आज से 10 दिन पहले, तकरीबन मैं समझता हूँ कि शायद 12 तारीख को, 12 जुलाई को मैंने लिखा था कि, और इस पर होना ही चाहिए था, हर स्टेट के अंदर डिबेट होना चाहिए था, नेशनल लेवल पर डिबेट होना चाहिए था, उसमें जितने प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी अगर आना चाहते हैं, हालांकि ये प्रैक्टिसिंग डॉक्टर का डिबेट का इशू नहीं था, ये इसमें इकोनॉमिस्ट होने चाहिए थे, हेल्थ प्लानिंग के फील्ड के लोग होने चाहिए थे, एपिडियोमोलॉजिस्ट होने चाहिए थे, इन सबों के बीच में डिबेट होना चाहिए था कि कोरोना के लिए हमें क्या करना चाहिए था। कभी आपने टीवी के ऊपर इसका डिबेट हमने नहीं देखा है आज तक कि एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए था। विपिन शर्मा आए थे, इनको खुद या ऐलान करना चाहिए था कि जो इस फील्ड के लोग हैं ऐसा ऐसा रखा गया है, पूरे डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को लिहाज में रखते हुए एक डिबेट कराना चाहिए था, और उस डिबेट को के हिसाब से आपको स्टेट के अंदर किसी चीज़ को अप्लाई करना चाहिए था, इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। वो हमने 2 सेंटेंस लिखा था कि साहब ये बताइए कि आपका जो ये लॉकडाउन का वजह है, विपिन शर्मा को मैंने 2 ही सेंटेंस लिखा है, आज भी मेरे पास वो मेल है, कि आप ये बताइए कि लॉकडाउन का साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन क्या है, पहला सेंटेंस, और लॉकडाउन जब ख़त्म करेंगे तो उसका बेसिस क्या होगा। बहुत सिंपल 2 सेंटेंस हमने पूछा है, और हमें आप टाइम दीजिए ताकि हम आके आपके साथ बात करें। न टाइम दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि टॉप से लेकर के बॉटम तक किसी के पास इसका जवाब नहीं है कि ये लॉकडाउन का वजह क्या है। साइंटिफिक, हमने साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन पूछा है, वो दीजिए आप हमको कि ये कितना ज़्यादा जो है ये ख़तरनाक है और कितने % लोग इससे मर जाएंगे और कैसे ये मल्टीप्लाई होगा स्टैटिस्टिकली, वो समझाइए ज़रा आप हमको, ठीक है। तो बहरहाल जवाब है या नहीं है, या वो बिज़ी हैं, अभी तक तो वो कोई जवाब, हमने उनके PA से 2 बार पूछा कि भाई आप बताओ, अब जिस वजह से भी नहीं दिया है वो अभी नहीं दिया है, लेकिन आज नहीं कल तो फिर पूछना है कि आपका क्या था। और जो इनका, अच्छा अब ये अहेर ओहेर को बिठा देते हैं, अरे भाई इनकी तालीम तो पहले पूछिए कि ये अहेर की तालीम क्या है, कौन से पढ़ाई पढ़ी है, और ये डिसाइड करेगा कि लॉकडाउन कैसे होगा, और कौन इनके मशवराकार हैं, या जैसा आप वो नहीं हैं। उनके मशवरेकार तो यहाँ पर एक वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और कई लोग हैं, जो लोग जेल में जाते हैं वो लोग भी मशवरा देते हैं। सब कोविड टेस्ट करा
अब ऐसा है कि वज़ीर कौन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं मुझे तो पता नहीं है, कौन वज़ीर हैं, किस वज़ीर के बारे में आप कह रहे हैं मशवरेकार। अगर कोई हिस्ट्री वाला आदमी डॉक्टरेट लगा करके अगर मशवरा देने लगे, तब एक काम ये करना चाहिए कि जितने हार्ट पेशेंट हैं उनके यहाँ उनको अपना हार्ट का ऑपरेशन बार्बर के यहाँ करा लेना चाहिए। ऐसी ही है मिसाल। हिस्ट्री वाले हिस्ट्री का डॉक्टरेट लिया हुआ अगर हेल्थ प्लानिंग में अपने मशवरे दे रहा है, तो जितने हार्ट पेशेंट हैं उनको बार्बर के यहाँ जा करके अब हार्ट का अपना ऑपरेशन करा लेना चाहिए। वो नाम नहाद मसीहा ने तो यहाँ पर जो है कंट्रोल कर लिया। अब उससे हाँ वो हमने शुरू में कहा ना कि इसको कंट्रोल करना और फैला देना ये गवर्नमेंट के हाथ में है। बहुत आसानी से फैलाया जा सकता है और बड़े आसानी से रोका जा सकता है। हम आपको पूरा डाटा से बता देंगे कि आपके दूसरे स्टेट के अंदर कितना ख़तरनाक, वहाँ तो कुछ नहीं लगा। आपको बांग्लादेश आप ले लीजिए बगल, यानी कि हम दूसरे कंट्री के बारे में नहीं जाएंगे, हम अपनी जो हमारे एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं, और ये सारा फैल गया इंडिया के अंदर, जिसके बारे में पहली एपिडेमियोलॉजिस्ट ने कह दिया था कि इंडिया के अंदर इसके फैलेगा लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। और सही बात भी है, आज भी मैं देख रहा हूँ बहुत कम है, क्योंकि मैं घूम रहा हूँ। हाल भी सतह पे तो ये बता रहे हैं कि तीसरे नंबर पे जा रहा हाँ, है। वो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जाहिर है कि आप वो जब देखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो पॉपुलेशन अब इनसे बड़ा पॉपुलेशन तो वो है उनके पास है, किसके पास, चाइना के पास इनसे बड़ा पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं अब हो रहा है। ठीक है, तो वो करना, कंट्रोल करना ना करना वो गवर्नमेंट के अपने हाथ में है, वो उतना सेंसिटिव इशू नहीं है। और एक चीज़ है कि दुकान वालों को बोल रहे हैं और ये भाजी तरकारी वालों को कह तो टेस्ट करा के आओ फिर दुकानें खोलो। देखिए, भाजी तरकारी इनका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। भाजी तरकारी वाले तो कर लेंगे, ठीक है, मान लिया हम करा भी लिया, मान लीजिए अब स्टैटिस्टिकली और साइंटिफिकली जो पेशेंट आया, हमारा कस्टमर आया है, उसको भी हो सकता है कि वो अभी निगेटिव आ गई भाजी वाली, लेकिन कस्टमर आया पॉजिटिव, उससे लिया, हो सकता है कि कस्टमर से अब भाजी वाली को पकड़े। ठीक है, इसलिए ये कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि भाजी तरकारी और बार्बर और फला ये जितने हैं पहले अपना टेस्ट करा लें। तो वो 10 का टेस्ट कराएंगे तो दूसरे पॉपुलेशन का क्यों नहीं, है ना, क्योंकि वही पॉपुलेशन का ही एक आदमी भाजी वाला भी है, तो एक आदमी बार्बर का शॉप भी चलाने वाला है, एक पान वाला है, दूसरी दुकानें भी हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न आज तक इनके पास, इसको बैठ करके डिस्कशन करना है कि इसको कैसे रोक सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट के ऊपर हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, अब वो सिचुएशन में इन्होंने डिबेट नहीं किया है, इसलिए हम लोगों को मुफ्त में मशवरा देने की इनको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं तो बिल्कुल जो मशवरा देना था 12 पेज में हमने सब कुछ लिख करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले कर दिया था, और उसकी एक कॉपी हमने सीएम को भी मारी थी, इनको भी बताया था कि आप जितना लॉकडाउन करेंगे पर डे आपका कितना एक्स्ट्रा नॉन कोविड डेथ्स आपका बढ़ता जाएगा, वो बढ़ रहा है। और हम इस वक्त कहीं निकल नहीं सकते थे, पूरे हिंदुस्तान का मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन जो मेरा फील्ड है वो हम नहीं कर सकते। हम जहाँ रहते हैं, जो पॉसिबल था मेरे पास, वो मुमरा का खुद का अपना शहर है जहाँ हम इवैल्यूएट कर सकते थे। इवैल्यूएशन टेक्निक हमने यूज़ किया कि हम टेक्निक क्या, और वो टेक्निक को यूज़ करते हुए हम आज इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारे लोग यहाँ पे 900 मरे हैं, जिसमें से 450 तो नॉर्मल हो गए और 450 एक्स्ट्रा हो गए। उसके अलावा जो कोविड के हैं वो 187 2 जुलाई तक यहाँ पर हुए हैं। उन लोग शमशान वालों का छोड़ करके जो थाने में जला दिए गए, उनका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। जी, कुछ सवाल आपके तो आपके मुद्दा क्या है? ये अभी जो तमाम बातें आपने जी पेश की है, आपका मुद्दा क्या है मुमरा और कौसा? देखिए, मुमरा मुद्दा हमारा 2-3 था। एक तो ये कि यहाँ पर कोई भी जो जितने लोग हैं यहाँ पर कराने जा रहे हैं, वो इंसानियत और हमदर्दी का मुजाहरा करें, हर हॉस्पिटल वाले। ठीक है, उनकी अंदर इतना ज़र्रा बराबर भी खुशी आ गई किसी मरीज़ को देख करके, तो वो उसी ज़ुमरे में दाखिल हैं जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों की तकलीफ़ उसके लिए खुशी का सबब बन रहा है, वो गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है और उसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो खुशी नहीं, उसके अंदर गमखारी, हमदर्दी का जज्बा हो करके और रिजनेबल रेट पर उसको वो सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा ये कहना था कि सारे डॉक्टर्स जिनकी फ़ीस 500 या 500 से ज़्यादा है,
वो डॉक्टर्स हमने पहले कहा कि BUMS, BHMS और BAMS वाले नहीं, वो तो ऐसे भी बहुत कम फीस लेते हैं, उसी में दवाइयाँ भी देते हैं, उनके लिए बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो MBBS डॉक्टर हैं और ज़्यादा फीस ले रहे हैं, बराए मेहरबानी फर्स्ट विजिट का अगर उनका 500, 600 या 1000 है, उसमें काफ़ी तखफीफ करें, कमी करें, उसको थोड़ा सा डाउन करें आप। और जो फॉलोअप का है वो भी आप करें, क्योंकि आपका उतना इस जैसे होता है दूसरी चीज़ों में हमारा लागत इतना आ गया साहब, हम क्या करें, आपका तो उतना लागत नहीं है, बस ये है कि जहाँ बैठ रहे हैं उसका क्या आपको देना है, वो हॉस्पिटल वाले को क्या देना है, उस जगह का हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं कितना देना है। आप इस वक्त गमखारी का आप मामला करें। बातें कह रहे हैं उससे ये गम्माजी होती है, इन बातों से ये गम्माजी हो रही है कि इलाके में डेमोक्रेसी है। क्या आप महसूस करते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी है या हिपोक्रेसी चल रही है? देखिए, कोई भी सबसे बड़ी ताकत आवाम होती है। देखिए, हमारी ताकत आवाम होती है। आवाम जब गुस्सा में आती है ना, जब एक अकेला सांड भी जब गुस्से में जब आता है ना, तो बड़ी बड़ी चीज़ों को तहस नहस पूरी ताकत लगा के कर देता है। आवाम तो बहुत बड़ी ताकत होती है। आवाम का हालत ये है कि आवाम उब चुकी है, खाने के लिए नहीं है। देखिए, अब इस वक्त कोरोना के नाम पे आप जितना लगा रहे हैं ना, अब इससे हमने लिखा था शुरू में अप्रैल में कि उससे होगा क्या। जो शरीफ गरीब होगा वो खुदकशी करेगा और भूखमरी से मर जाएगा। जो थोड़ा बदमाश तो हम नहीं कह सकते हैं, दबंग हम वर्ड यूज़ करेंगे, बदमाश गरीब नहीं कहेंगे, हम कहेंगे दबंग गरीब होगा। वो लूट मार, डकैती, ATM, बैंक लूट, ये सब चालू हो भी रहा है, धीरे धीरे चालू हो रहा है, और वो उरूज पकड़ता जाएगा। और इसमें हम धकेलने में सबसे बड़ी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, और उनके जो लोकल लीडर्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बार बार इंक्वायरी हो कि कौन से चीज़ से कितने मर रहे हैं। हमारा ये डाटा देने का मकसद ही यही है कि कोरोना ज़्यादा मत करो। कोरोना से जितने लोग नहीं मर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आज सिर्फ एक शहर जहां मैं रह रहा हूं वहां पर इतने सारे एडिशनल डेथ्स हो चुके हैं नॉन कोरोना के। इसलिए कोरोना के ऊपर मजीद जो है आप नई स्ट्रेटजी बना लीजिए ताकि नॉन कोरोना से मरने वाले लोग जो मर रहे हैं वो बच सकें, और उसके जिम्मेदार जो अभी तक मरे हैं वो कौन कल्प्रिट होगा और उसका भुगतान, उसका कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये दूसरा हमने बात किया कि डॉक्टर्स लोग से विनंती की, हमने उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो लोग सब अपना कम करें ताकि गरीबों पर रहम आप करेंगे, ज़मीन वालों पर रहम कीजिए। आपको भी एक दिन आखिरत में जाना है, आप पर ऊपर वाला रहम करेगा और आपकी नस्लें सुधर जाएंगी। डॉक्टर जो है आपकी राय पर अमल करें और गमगुसारी के साथ, हमदर्दी के साथ। हाँ, हम दरख्वास्त कर रहे हैं। कालसेकर में इल्जाम ये है कि वो एक सियासतदान के जेरे नगी बन करके काम कर रहे हैं, और वो आपकी बात पर क्या अमल करें? देखिए, अब अगर इतने देखिए, अवाम से हमने कहा कि अवाम से ताकत से बढ़ के कोई ताकत नहीं होती है। अगर उनको सियासत करनी है उनके CEO को, तो उतर जाएं, सियासत ही करें फिर। और हम इस वक्त दरख्वास्त करेंगे कालसेकर के ट्रस्टी से कि आपको आफरीन जैसे सैकड़ों मिल जाएंगे आपको लोग, ठीक है, फील्ड के बहुत सारे अभी अमेरिका से भी लौट रहे हैं लोग, बहुत इससे ज़्यादा टैलेंटेड, कम पैसे में करेंगे। इनको जितना जल्दी है दफ़ा कर दें यहाँ से, और मेरे पास उसकी जस्टिफिकेशन व्हाट्सएप में है। हाँ, वो बस जाना ही चाहिए, बस। हाँ, बस वो जी मुंबई के अंदर अक्सर देखा गया, लॉकडाउन के अंदर अगर कोई घर के अंदर एक ज़ईफ इंसान बीमार रहता है तो किसी डॉक्टर को उनके चेकअप के लिए बुलाया जाता है, तो डॉक्टर तुरंत मना कर देते हैं। और अगर किसी ज़ईफ की अगर डेथ भी हो जाती है घर के अंदर, कोई अगर डॉक्टर को कंफर्म करने के लिए बुलाया जाता है तो डॉक्टर सीधा इनकार कर देते हैं। इसके बारे में क्या है? देखिए, इस सिलसिले में डॉक्टर जो लॉबी है खुद भी इस सिलसिले में काफ़ी संजीदा है। मैं कह सकता हूं कि काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर सैयद, आप लोग जानते होंगे, सैयद अली जो अल हिदाया में भी उनका रोल है। उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले भी बोला था ये बात ये बोला उन्होंने कि जो एक कांड हुआ था डेथ सर्टिफिकेट के सिलसिले में, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया था जस्ट कि ऐसा ऐसा है, इसका क्या हम लोग हल निकालें, बैठ के आपस में बातचीत किया जाए। ठीक है, देखिए, जहाँ तक सवाल है डॉक्टर इस बात को अच्छी, देखिए इतना डराया गया है ना कि अच्छा खासा आदमी जो पढ़ा लिखा है वो भी डर गया है। सच्चाई है, डराने की भी एक हद होती है। मालूम हुआ कि एक CID वाला है, उसको ही इतना डरा दिया गया है कि वो अब क्या काम करे। ठीक है, वो भी
आ गया। तो आज डॉक्टर भी इतना डर गया है, इतना डर गया है कि वो भी मतलब जान रहा है सारी बातें, फिर भी वो सोचता है कि हो सकता है हमको ही पकड़ ले, हम भी मर जाएं। ठीक है, तो जो ज़्यादा उम्र के डॉक्टर हैं वो तो सब गायब हो चुके हैं, ज़्यादा उम्र के डॉक्टर। लेकिन जो जवान डॉक्टर हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी। और रिकॉर्ड नहीं है पूरे वर्ल्ड में उनके मरने की, 0.1 0.2% ही आज तक का डेथ का 0.2 है। और वो भी उनका जिनका इम्यून सिस्टम पहले से वीक है किसी डिजीज़ की वजह से या किसी वजह से। तो डॉक्टर लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं थी, और जाकर के उनको ज़रूर हमदर्दी के नाते करना चाहिए था। अगर एक बड़ा डॉक्टर, आपको मालूम होगा कि एक मुस्लिम डॉक्टर ने जब एक गैर मुस्लिम की जान जा रही थी तो कोरोना पॉजिटिव था, कोरोना पेशेंट था, और उसका हार्ट का एक प्रॉब्लम आ गया था, तो उसने अपने मुंह को उसके मुंह में लगा दिया। अपने मुंह, जो पंपिंग का तरीका होता है कि लास्ट में आपको पहले उसको दबाइए, नहीं हो रहा, लास्ट में अपने मुंह से ऑक्सीजन दिया। उसने इसका ख्याल किए बगैर एक डॉक्टर्स का फरीज़ा जो है आखिरी वक्त में अंजाम दे दिया कि मुंह में मुंह मिला करके उससे उसके अंदर पंपिंग करता रहा। वो बच गया, अल्लाह का शुक्र है, बच गया। तो आज हमारे यहाँ के डॉक्टर्स को इतने घबराने की, और ये मुसलमान डॉक्टर्स हैं, है ना, इनको घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप जा रहे हैं, आप एहतियात के साथ जाइए, एहतियात के साथ चेकअप करके बता दीजिए कि ख़त्म हो चुका है, जिंदा। इतने घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी और ना अभी है। हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी आप लोगों के साथ कोऑपरेट करें। आप अच्छे दिन में अच्छे हैं और जब बुरे दिन आए तो आप भाग निकलें, बहुत गलत बात है। आपको जाना चाहिए, और हाँ, एहतियात जितनी भी है, एहतियाती तदाबीर आप उसको कीजिए। सर, आप बोल रहे हैं कि ये सब कोरोना को कंट्रोल करना गवर्नमेंट के हाथ में है, जब चाहे बढ़ा दे, जब चाहे कम करे, और इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन MIT की स्टडी आई है, MIT की स्टडी आई है कि फरवरी 2021 तक पर डे 2.87 लाख तक कोरोना के केसेस मिलेंगे। इस बारे में आप देखिए, ये जितनी भी स्टडीज़ है ना, ये अभी स्टडीज़ है। आप दूसरे कंट्री की भी स्टडीज़ पढ़िए जो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, मेडिकल फील्ड में हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। उन्होंने कैसे, देखिए, इसको ख़त्म करना चाहते ना तो वो 21 दिन में ख़त्म हो जाता। अब पूछिए मुझसे कैसे होता, मैं अब बताता हूँ कैसे ख़त्म होता। उसका तरीका एक ये था कि जब आपको डिक्लेयर करना था कि हमें कंप्लीट लॉकडाउन है, तो कंप्लीट लॉकडाउन के लिए जिसको जहाँ जाना था आप 1 हफ्ता का पहले टाइम देते, या सबको अपने अपने जगह भेज दिए होते, और सारे लोगों को अकाउंट में पैसे डाल दिए होते, है ना। 1 महीना का डाल दिए होते। कम से कम एक घर का खर्चा 15,000 तो आता ही है ना, मिनिमम। तो गरीब के भी कम से कम 15,000 डाल दिए होते। कहते कि सब खरीदारी कर लो, 15 लाख में। ठीक है, ठीक है, 15,000 डाल दिए होते और सब अपनी खरीदारी करके सिर्फ और सिर्फ 21 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में, और निकलते ही गोली मार दो, जैसा फिलीपींस या उसका निकलते ही गोली मार दो। हाँ, आपको इत्तला करनी है कि पेशेंट हो गया बहुत दूध का, वो आपके घर पे पहुंचाने का इंतज़ाम आप कीजिए, गवर्नमेंट करती। तो उसका जो पैटर्न आज तक है कि 14 दिन में सारा कुछ हो जाता, तो और 21 दिन लिया गया, 7 दिन लिया जाता है। पैटर्न को देखने के लिए लिया गया है। 14 दिन में कोरोना का सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा, 7 दिन पैटर्न को चेक करने के लिए है। तो वो 21 दिन आपका सही था। तो पहले इस तरीके से किए होते ना तो अब तक 4 महीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आप तो फ़कीर मुल्क है, ठीक है, फ़कीर अपने फ़कीर बने हैं फ़कीरी की वजह से। आप किसी को कैपिटलिस्ट बना दिया है, हैं, यानी 10% लोगों के पास 90% इकोनॉमी है उनके पास, ठीक है, और 90% के पास 10 है। इस ऐसे कंडीशन में मैं एक बार और कहता जाऊं, अभी आज ही कह दूं इसी में, कि अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना है, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं कॉरपोरेट सेक्टर के, उनका 50% गवर्नमेंट जब्त कर ले फ़ौरन, अभी एक चीज़। और जितने नेता हैं, ठीक है, उनका एसेस कर किया जाए कि कितने की प्रॉपर्टी है और उनके पास 2-4 साल के लिए छोड़ दिया जाए। सारा प्रॉपर्टी जो इधर उधर से कमाई है सब जब्त किया जाए। वो नेशनल कमेटीज जब आएगी तो करने का राइट है, किया जा सकता है। इन लोगों को जब्त करें और वो जनरल पॉपुलेशन में देख करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। जब उनके पास परचेजिंग कैपेसिटी आ जाएगी, आपकी इकोनॉमी बूम हो जाएगी, कोई मसला नहीं है इसको। लेकिन जब तक पैसा उनके यहाँ पर वो पैसा रोटेट नहीं कर रहा है, जो 90% पैसा है 10% लोगों के पास, वो उतना रोटेशन में नहीं है। जो वो नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी को बढ़ने में बहुत मुश्किल होगा। और आपको बूम कराना चाहते हैं, इन सबों का लीजिए। नेशनल, आपको नेशनल के फेवर में कोई काम करना है तो बड़े स्टेप
आपको गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, ये प्लानिंग का तरीका है, बड़े स्टेप लेना पड़ेगा, लीजिए। लेकिन आपके दोस्त अगर हो जाएं अदानी, अंबानी और ये सारे लोग, तो आपको ये इतना हार्श स्टेप उठाने में आपको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे उठाएं कैसे नहीं उठाएं। एनीवे आप कुछ मुद्रा और अफसरान के पास में करोड़ों रुपए अरबों रुपए सबका ये, अरे भाई इन लोगों का तो पूरा, इनको देखिए, जब तक इस हिंदुस्तान में जिन लोगों को सिपाही बनाया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई, देखिए ये हिंदुस्तान तब सुधरेगा जब यहाँ के बड़े बड़े अफसरान, जो आईएएस और जो बड़े बड़े अफसरान जो हरामखोर हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और हरामखोर नेता, जिस दिन हिंदुस्तान में फांसी के फंदे में लटके हुए नजर आ जाएंगे, आप समझ जाइए हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। सर बीएमसी अभी जैसे टीएमसी थाने महानगर पालिका लॉकडाउन बढ़ा रही है कोरोना को रोकने के लिए जी। लेकिन वही थाने महानगर पालिका जो जिम्मेदार है दूसरी बीमारी को, जैसे टाइफाइड है, मलेरिया, जो बारिश के दौर पे आम तौर से फैलती है, उस बारे में कुछ ही नहीं कर रही है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए ये एक गलती करें तब तो हम समझाएं आपको। हमने इनको एक एक डिजीज़ का क्या परसेंटेज से फैलता है और क्या डेथ होती है उसकी, इसका पूरा डिटेल अप्रैल में हम दे चुके हैं इनको, कौन से डिजीज़ कितना फैटल होगा। और हम कह रहे हैं कि अगर ये कोरोना वाकई इतना ख़तरनाक है तो आप देख लीजिएगा कि नवंबर दिसंबर में ये कहर ढाएगा तमाम उन स्टेट्स के अंदर जहां ज़बरदस्त सर्दी पड़ती है, जैसे यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, जितने भी नॉर्थ इंडिया के हैं, ज़बरदस्त कहर ढा सकता है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पर सबका टेम्परेचर जो है 4 से 5 डिग्री, जब भी जहाँ फर्टिलिटीज़ हुई हैं वो सब में टेम्परेचर काफ़ी लो था उस वक्त में, ठीक है। और यहाँ पे आपका यही होने वाला। दूसरे बीमारी से मैं क्या क्या गिनाऊँ आपको रोज़ाना सिर्फ हंगर से मैं बात कर रहा हूँ, 828 लोग मर जाते हैं रोज़ दिन। अभी तक आपके 115 दिन हो गए, आपके ये 120 दिन से ज़्यादा हो गए लॉकडाउन के, ठीक है। अभी तक आपके 25,000 है ना, यानी कि आपके 200 पर डे का एवरेज आप पकड़ लीजिए। लेकिन हंगर से ही आपके 828 लोग रोज़ दिन मरते हैं। ये हम गवर्नमेंट डाटा से बात कर रहे हैं, हम अनऑफिशियल नहीं। अनऑफिशियल बात करेंगे तो भूख.com पे जाके देख लीजिए, उनके हिसाब से 7,000 लोग पर डे भूख से मरते हैं, 7,000 पर डे डेथ होता है हंगर से। तो हंगर का तो इनके पास गोडाउन भरा हुआ है ना खाने का, कौन खा जाता है? हरामखोर नेता और एडमिनिस्ट्रेशन। सारे नेता हरामखोर नहीं है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी हरामखोर नहीं है, लेकिन जो हरामखोर हैं वो खा जाते हैं मिलकर के। भूखमरी बढ़ी हुई, ये रोक सकते थे? नहीं रोक सकते थे। तो कोरोना से कई गुना ज़्यादा तो दूसरे मलेरिया से लोग मर जा रहे हैं, और दूसरी बीमारी से रोज़ाना मलेरिया से सिर्फ आप लेंगे तो तकरीबन 536 लोग मर जाते हैं। तो वो कोरोना से ज़्यादा आज तक मलेरिया को आपने कंट्रोल कर लिया क्या? मलेरिया आज से है। मलेरिया के कितने सारे प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं, लेकिन मलेरिया उसको ख़त्म कर किया जा सकता है कम बहुत सारी चीज़ें। आप कोरोना के साथ, अगर मोदी जी ने ये कहा था कि, और अगर केजरीवाल ने, हमको थोड़ा जीना सीखना पड़ेगा। किसके साथ? कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। अगर है भी तो सीखना, इतना मोर्टेलिटी रेट इतना हाई नहीं है। लेकिन ये क्यों डरते हैं, उसका जवाब मैंने एक वीडियो में जो अप्रैल में मैंने जारी किया था, ये कहा था कि जितने भी नेता हैं, ठीक है ना, ये पहली बार हुआ है कि ये गरीब का सिर्फ बीमारी नहीं है, ये गरीब को तो पकड़ ही नहीं रहा है, कि गरीब को क्योंकि हार्ट होता नहीं है उतना ज़्यादा, और डायबिटीज़ तो बिल्कुल नहीं होता है गरीब को, क्योंकि गरीब के पसीने निकलते रहते हैं, चढ़ी नहीं रहती है। गरीब का तो बेचारे का पेट सटा रहता है, तो पकड़ेगा कहाँ से? तो उनको ये बीमारी है नहीं, इम्यून सिस्टम उनका ठीक ठाक है। लेकिन जब भूखमरी होगी ना, तो उनका इम्यून सिस्टम सारे गरीबों का बिगड़ने वाला है, पूरे हिंदुस्तान के गरीबों का, भूखमरी से। और उस वक्त जब फैलेगा ना, तो एक लार्ज स्केल पे डेथ्स होने के चांसेस काफ़ी हाई है। और ये नेता लोगों को, क्योंकि ये ऊपर से लेकर नीचे तक को पकड़ रहा है, और नेता की मेजोरिटी सब 50 के ऊपर की है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये डर रहे कि जितना ये लोग पकड़ेगा उतना नेता फंसते चले जाएंगे। अगर ये आवाम में रह गया तो हमारा तो निकलना मुश्किल है, हमको पकड़ लेगा। हर नेता जो मोटा तगड़ा है, उसको डायबिटीज़ नहीं तो कम से कम वो हार्ट का कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई एलिमेंट है। देखिए, शहर में हम और भी बातें बोलना चाहते थे। एक तो ये लॉकडाउन को सही से एसेस करें, ठीक है, उसके साथ डिबेट करें, डॉक्टर्स के साथ भी और प्लानर्स के साथ डिबेट करें
स्टेट डिबेट करे, क्योंकि देखिए एक कमिश्नर को डिबेट करने से कोई उसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, और वो कमिश्नर और फिर वो ऐसी ही जब स्टेट सेटिस्फाई हो जाए कि वो कौन सा मॉडल हमको अब यूज़ करना चाहिए फर्दर आगे के लिए, वो मॉडल बनाए और उसके लिए उन लोगों को सारे के सारे कमिश्नर्स को वो ये कहे कि एडवाइस दे कि आपको इस तरीके से आगे इम्प्लीमेंट करना है। देखिए कालसेकर का तो ऑडिट होनी बहुत ज़रूरी है, कालसेकर का ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत दिन तक नहीं चलेगी, ठीक है। ज़मीन किसी और की, पैसा किसी और का, चैरिटेबल है। आप हर साल जब भी, अभी भी मैंने तो 4 रोज़ पहले भी बात किया तो कहा भाई तो 25 लाख हर महीने नुकसान होता है, ठीक है। ये कह करके आप इतने हाई जा, देखिए जहाँ पर अब हम प्लानिंग पर जाएंगे ना तो बेड ऑक्यूपेंसी बहुत कम है इनकी, 23% 24% बेड ऑक्यूपेंसी है, तो जाहिर सी बात है कि आप लॉस में जाएंगे। इसकी फार्मूला आपको हम ले मैन को समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि एक आदमी 5 रुपए की चीज़ 10 रुपए में दिन भर में 3 बेचता है, और एक आदमी 5 रुपए की चीज़ 6 रुपए में 60 बेच दिया, कौन फ़ायदेमंद है? वो 15 रुपया प्रॉफिट कमाया और दूसरा वाला 60 रुपये कमाया। तो यानी कम रेट में आप कैसे बेड ऑक्यूपेंसी को बढ़ा सकते हो, और कॉस्ट कटिंग मेजर क्या क्या कर सकते हो। देखिए हमने बहुत सिंपल है, लेकिन उसी से हम सारी चीज़ें इनकी निकाल लेंगे। हमने सवाल, देखिए बहुत सिंपल है, इन्फॉर्मेशन है कि ये कोई पेशेंट आपके यहाँ है, उसका नाम है, नाम देना भी ज़रूरी नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है, किस डेट में दाखिल हुआ, कितने दिन वो आपके यहाँ था, किस डॉक्टर के अंडर में था, आपका टोटल चार्जेस क्या हुए, आपने कितने कितने उसके वो दिए, कंसेशन कौन कौन सा किया, आपके यहाँ से वो कैसे, उसका आउटपुट क्या निकला, आइदर डिस्चार्ज हुआ हेल्दी एज ए हेल्दी पर्सन, या वो किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ है, ठीक है, या आपके यहाँ से उसका काम हो गया वो MM वैली को सब सारे लोगों का। और फर्दर जिसका हम चाहेंगे उनसे हम मांगेंगे कि इनकी पूरी डिटेल ट्रीटमेंट की दी जाए, और कौन कौन दवाइयाँ चली हैं और कितने की चली है, और क्योंकि देखिए इसमें हमको बहुत बड़ा मसला है। एक कालसेकर वाले ने, आज हम बता ही दें कि कालसेकर वाले ने क्या किया है कि कालसेकर के ही उसमें एक प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत एक चीज़ खोली हुई है। वो जो दवाइयाँ आपको 400 में बाहर मिलती है, वहाँ आपको मुश्किल से 70-80 रुपये में वो मिल जाती है, ठीक है। वो भी उन्हीं के अंडर में है, और बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाइयाँ हैं। अब कहीं उसका भी हेरा फेरी उसके ज़रिए कि वो भी उन्हीं का है, उसके ज़रिए जो महंगी बाज़ार का रेट ये है, लेकिन उनका रेट कुछ और है। वो दवाइयाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि अच्छा, क्योंकि जब हमने देखा तो वो उसमें हमने देखा, जो हमने वेबसाइट पे देखा, अब हमको फिर वेबसाइट से, वो नज़ीर जुवाले साहब के नाम से है, ठीक है। दूसरा उसमें कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम आफरीन सौदागर का है, कि जब मैं समझा, मैं तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब वो नंबर हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हमारे में आफरीन सौदागर का वो ये उसमें था, हाँ, वो फ़ौरन आफरीन सौदागर आ गया। मैंने कि वेबसाइट के ऊपर ये क्या खेल चल रहा है कि एक कालसेकर के CEO एक प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के कॉन्टैक्ट पर्सन है, यानी उसके, और नज़ीर वाले का ये कर चल रहा है। इसलिए बड़ा अब हम शक में मुब्तला हैं, लेकिन कोई बात हम कहने से पहले जब तक पूरी तहकीक नहीं हो, इल्ज़ाम लगाना किसी पे मुनासिब हम कभी बेहतर नहीं समझते। ये एक बहतान हो जाएगा, हम गुनहगार अपने आप को क्यों बनाना चाहें। लेकिन हाँ, शक के दायरे में, शक कहीं ना कहीं अब गलत सिमत में जा रहा है, इसलिए। और अभी भी अब बंद, कभी खोलते हैं कभी बंद कर देते हैं। दूसरी आम दवाइयाँ जो रोज़ाना की डायबिटीज़ की है, हार्ट की है, वो दवाइयाँ अवेलेबल इनके पास नहीं है। अब बंद कर दिया, अभी बंद कर दिया इन्होंने। एक पहले 2 ही था पूरे मुंब्रा में, एक स्टेशन के पास था, उसको बंद किया तो वो बंद हो गया। देखिए अगर नहीं दिया तो हमारे पास ऑफिशियल के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुका हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है, ठीक है, और मैं हेल्थ फील्ड का आदमी हूँ, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आगे हम क्या कर सकते हैं। हाँ, उसका नतीजा क्या निकलेगा आप समझ सकती हैं कि एक पूरा जो सिस्टम है, जो ये कहते हैं कि हिपोक्रेसी है और एक जो पॉलिटिकल ये है, उसमें अपने आप को वो कितना बचा लेंगी वो देखना है। क्योंकि हमारा ताल्लुक़, हम आज तो इंडिविजुअल बोले, लेकिन हमारा ताल्लुक़ कहीं, हमारा भी ताल्लुक़ किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, ठीक है। हम कितना दबाव बना सकते हैं, नहीं बना सकते, आने वाला वक्त बताएगा। आपकी स्टडी चलता है तो आपके अंदाजे से क्या हाल होगा? देखिए लॉकडाउन जितना गहरा होता जाएगा, लोग इतने ही खौफज़दा हैं।
देखो लोगों के पास पैसे नहीं हैं और हम फिर कहें देखिए आज तक इन हॉस्पिटल तो कुछ मिल नहीं सका इनको, ठीक है। अब वहाँ पे नौजवान सबको भर्ती कह के जो स्टेडियम में है नौजवान लोगों का हमने देखा एक किसी इसमें क्लिप पे कि नौजवान लोग खड़े हुए हैं। अरे उस नौजवान का रेट तो पहले से है ही नहीं है मरने का, वो ठीक होकर निकलना है, वो घर पे भी रहता तो ठीक होता। आपने कौन सा कमाल कर दिया। हमारा जो हॉस्पिटल होना था वो हॉस्पिटल हुआ नहीं। और आज भी हम यही कहेंगे कि जिस दिन भी हॉस्पिटल होगा अगर ये पीपीपी में जाएगा तो हम एजिटेशन करेंगे कि यहाँ का जो भी यहाँ का एमएलए है उसको रिज़ाइन करना चाहिए, रिज़ाइन करके जाए यहाँ से। वो किसी का हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन, आज हेल्थ का कोई चीज़ है नहीं उसको भी पीपीपी के तहत तुम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारा यहाँ रहने का हक नहीं है, बिल्कुल रहने का हक नहीं है, तुम रहने का हक खो दिए हो, ठीक है। हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन के नाम पे वो धांधली नहीं चलेगी। हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन में अगर चला जाता है हाँ। तो और डिले हो जाएगा, 2 से 3 महीने, 2 से 3 साल और आगे डिले हो जाएगा कि भाई हम लोग इस पे रिपोर्ट बनाएंगे, पेपर नहीं, बनाएंगे, कोई भी कुछ हॉस्पिटल का इन्वेस्टिगेशन इस किस्म का नहीं होता है। हॉस्पिटल ओपन रहता है, इन्वेस्टिगेशन उसके पैरेलल चलती रहती है, उसको कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया जाता है। हॉस्पिटल को कभी भी इन्वेस्टिगेशन होना हॉस्पिटल का अलग चीज़ होता है, उसको लॉकडाउन नहीं किया था क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कत्ल नहीं किया है कि वहाँ पर साहब मर्डर हो कोई नहीं हो रहा है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि साहब उसको इंजेक्शन दे दिया, हमें यकीन है कि वहाँ पर कोई इंजेक्शन दे के मारा नहीं जा रहा है। लेकिन हमने क्या कहा है कि जो ओवर बिलिंग हो रही है ना, हाँ, कुछ चीज़ें आप बढ़ा चढ़ा करके जो डाले जा रहे हो गरीब जनता के ऊपर, वो ज़रा नाइंसाफ़ी है। आप जितना उनके साथ कोऑपरेट करके, जितना आप उसके इसके अंदर में रख करके हमदर्दी के साथ कर दोगे, अपनी दुनिया आखिरत बना लोगे। जो हमने बताया ना कि कम इसमें आपने काम किया, कुरान शरीफ का जो मैंने हवाला दिया वो इसलिए था कि यानी थोड़ा है लेकिन उसमें बरकत है क्योंकि सही नीयत से वो काम की गई है। लेकिन आपने इतना किया है, ठीक है, और बचा भी लोगे तो उसमें बरकत नाम की चीज़ रहेगी ही नहीं। चाहे वो कोई भी प्रोफेशन का आदमी कितना भी काम कर ले, ठीक है, जो गलत तरीके से हासिल किया हुआ माल है वो गलत ही तरीके से आज नहीं कल चला जाएगा और बरकत नाम की चीज़ उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।